नमस्ते दोस्तों। आइए, अभी हमने पिछले वीडियो में हरिवंश राय बच्चन जी की कविता आत्म परिचय पढ़ी थी। इसी पाठ में, इसी चैप्टर में दूसरी कविता है। बहुत छोटी सी कविता है, छोटा सा गीत है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दोस्तों, दिन जल्दी जल्दी ढलता है ये कविता हरिवंश राय बच्चन जी का एक कविता संग्रह है निशा निमंत्रण, उससे ली गई है। निशा निमंत्रण हरिवंश राय जी ने लिखा। उसके ठीक पहले उनके जीवन में क्या घटना घटी उसका संकेत देना जरूरी है। उस घटना के बाद जो उनके हृदय पे बीती, जो उनके मन के भाव थे, उनके मन की दशा थी, वो इस कविता में बताई गई है। मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूं। हरिवंश राय बच्चन जी अपनी पहली पत्नी श्यामा को बेहद प्यार करते थे। बेहद जुनून था उनका उनके प्रति, उनका समर्पण था। उनके दोनों के बीच में जो एक प्रेम था, उसकी आधार भूमि जबरदस्त त्याग की थी। लेकिन क्या करे, दुर्भाग्य से उनकी पत्नी का किसी बीमारी की वजह से देहांत हुआ और वे पत्नी के नहीं रहने पर बेहद व्याकुल हो गए। बेहद व्याकुल हो गए और प्रतिदिन वे क्या देखते थे कि जहां वे अपने कक्ष में सोते थे, उसके ठीक सामने एक नीम का पेड़ था। उस नीम के पेड़ पर वो चिड़िया को रोज देखते थे, जो चिड़िया तिनका तिनका जुटाकर अपना घोंसला बनाती है और अपने बच्चों को रोज खाना ला करके खिलाती है, भोजन की व्यवस्था करती है। और उस चिड़िया और चिड़िया के बच्चों के बीच की ममता को वो देखते थे। एक दिन अचानक तूफान आया, वो पेड़ टूटा, उसकी वो शाखा गिरी, चिड़िया का घोंसला नष्ट हो गया, उसके बच्चे नष्ट हो गए और इस प्रकार से उस चिड़िया का सब कुछ उजड़ गया। ठीक वैसे ही जैसे कि हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन में उनकी पत्नी का अभाव हो गया था, उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। दोनों की परिस्थितियां काफी मिलती जुलती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद हरिवंश राय बच्चन जी देखते हैं कि वही चिड़िया फिर से तिनका तिनका जोड़कर घोंसला बना लेती है उस दूसरी शाखा पे, उसी पेड़ की। और वो जो घोंसला बनाती है, उस घोंसले में फिर से अंडे देती है, फिर से उसमें बच्चे पे आ जाते हैं और फिर से उसका जीवन वैसा ही खुशहाल हो जाता है। इस घटना को देखकर हरिवंश राय बच्चन जी के हृदय में कुछ हलचल होती है और इस घटना के ठीक पहले से मतलब है तब तक उन्होंने बहुत सारी कविताएं अपने इस विरहाग्नि में जलते हुए लिखी, जिनको संग्रह किया, जिसका नाम था निशा निमंत्रण। और इसके बाद उनके जीवन में दूसरी प्रकार की कविताएं आती है। हरिवंश राय बच्चन जी दूसरा विवाह करने का निर्णय लेते हैं और तेजी बच्चन से उनका विवाह होता है। सोचिए, अगर उस घटना से उनका हृदय परिवर्तन नहीं होता, दूसरा विवाह नहीं होता, तो संसार को अमिताभ बच्चन जैसा उनका पुत्र नहीं मिलता। पर आगे की कहानी आप सब जानते हैं। आइए कविता पढ़ते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ भावार्थ यह है कविता का कि समय गतिशील है। समय गतिशील है, प्रकृति गतिशील है और इसी गतिशीलता में एक पथिक अर्थात मनुष्य या प्रकृति का कोई भी प्राणी अपनी मंजिल की ओर निरंतर आगे बढ़ रहा है। उसे जब मंजिल दिखाई देती है, अपना लक्ष्य दिखाई देता है और उसे लगता है कि मंजिल पर पहुंचने से पहले ही कहीं दिन ढल न जाए, कहीं रात हो न जाए, कहीं समय गुजर न जाए, कहीं जीवन की काल रात्रि आ न जाए, इसलिए वह सोचता है कि मुझे अपने पैर जो है उनकी गति बढ़ाना चाहिए। उसके मन में पूरी यात्रा की थकान होते हुए भी राहगीर, मंजिल पर जाने वाला राही, उसके पैरों की गति बढ़ जाती है
और वह जल्दी जल्दी अर्थात तेज गति से मंजिल की ओर अपने लक्ष्य की ओर चलने लगता है। क्यों? कि समय गतिशील है, दिन लगातार ढलने की ओर आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, ये एक पहले पैराग्राफ का थोड़ा सा आपको तात्पर्य समझाया, लेकिन वास्तव में यहाँ जो मूल उद्देश्य और भाव है वो यही है कि हम अपनी मंजिल को प्राप्त करने से पहले कहीं समय के बीतते कहीं दूर न रह जाए। अगर मंजिल दिखाई दे रही है तो कितनी भी थकान हो, व्यक्ति का उत्साह बढ़ जाता है और उसके पैरों में गति हो जाती है और वो और अधिक उत्साह उमंग के साथ अपनी मंजिल की ओर आगे चलने लगता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, दूसरा पद है बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ प्रत्याशा का मतलब होता है आशा, उम्मीद, एक मिलन की उत्कंठा से जो उम्मीद होती है ना। तो बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। पक्षी जिसके बच्चे पेड़ पर अपने नीड़ में अपने माता का, अपने अभिभावक का इंतजार कर रहे हैं। तो जिस पक्षी के बच्चे हैं वो इस उम्मीद में होंगे, वो पक्षी ये सोचता है, वो चाहे चिड़िया हो या कोई पक्षी हो, वह उनके लिए भोजन जुटाने के उपक्रम में बहुत दूर चला गया है और वापस आ रहा है। प्रत्येक पक्षी अपने घोंसले में शाम को लौट जाते हैं, लेकिन घोंसले में उनके छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो इसी आशा में इंतजार करते हैं कि दिन भर से भूखे प्यासे हैं, उन्हें भोजन मिलेगा। तो जो चिड़िया है, जो पक्षी है, जो चिड़िया है, जब वह ये सोचती है कि उसके बच्चे इस उम्मीद में होंगे, वो बाहर की ओर झांक रहे होंगे, तो उसके मन का स्नेह, उसकी ममता जो बच्चों के प्रति है, इस आशा उम्मीद से उसके पंखों में तेजी आ जाती है, उसके पंख और चंचल हो जाते हैं, थकान को भूल जाते हैं दिन भर की यात्रा की, परिश्रम की, और तेज गति से दिन के ढलने के साथ साथ चिड़िया अपने घोंसलों की ओर, अपने लक्ष्य की ओर, अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाती है। तीसरा इसका अंतिम पद है, जरा सी छोटी सी कविता है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पद है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जब कवि ने अपने जीवन साथी को खो दिया, अर्थात जब कवि का जीवन साथी ही दुनिया में नहीं रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कवि विचार करता है कि मेरी राह कौन देखने वाला है, मेरा इंतजार कौन करने वाला है, जीवन की इस राह में, जीवन की इस यात्रा में मेरे लिए कोई व्याकुल नहीं है, फिर मैं किसके लिए चंचल बनूं, किसके लिए अपने जीवन की गति को उत्साह और उमंग से भरकर आगे बढ़ाऊं। जब वह प्रश्न स्वयं से करता है तो एक प्रकार की जड़ता, एक प्रकार की निराशा उसके हृदय में घर कर लेती है और एक प्रकार की शिथिलता उसके मन में भर जाती है और उसके जीवन की राह पर चलने का जो उत्साह है, जो उमंग है, वह शिथिल हो जाती है। और यह प्रश्न जो स्वयं कवि अपने से कर रहा है, उसके हृदय में एक प्रकार की व्याकुलता, एक प्रकार की बेचैनी से उसके हृदय को भर देता है। और कवि विचार करता है कि जीवन में समय कितना गतिशील है, प्रकृति का स्वभाव कितनी शीघ्रता से बदलता जाता है और अपने गति से समय जो है आगे बढ़ता है। दोस्तों, ये जो अंतिम पद है इसके बारे में कई बार परीक्षा में प्रश्न आए हैं, आप इस पर विचार करें। हम देख लेते हैं जो टेक्स्ट बुक के एक दो प्रश्न हैं। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह प्रश्न है। बिल्कुल सीधी सी बात है, बच्चे अपने
माता के अपने अभिभावक से भोजन प्राप्त करने की आशा में नीरों से झांक रहे होंगे कि चिड़िया आएगी और उनके लिए दाना पानी लाएगी और वे दिन भर से जो भूखे प्यासे वो तृप्ति का अनुभव करेंगे। एक और प्रश्न इसी कविता से, दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसकी आवृत्ति से इस कविता में गेयता आ गई है। यह एक गीत है, इसमें गति यति लय और जो अलंकार जो होता है, जो चमत्कार एक कविता में होना चाहिए, वो इससे उत्पन्न हो गया है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आत्म परिचय कविता के प्रश्नों का अभ्यास अधूरा रह गया था। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं उनके यहाँ थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा। जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा, ये दूसरा प्रश्न है। जहां पर दाना रहते हैं अर्थात जहां पर लोग बुद्धिमान रहते हैं वहीं पर कुछ नादान या मूर्ख भी होते हैं, नासमझ भी होते हैं, है ना। संसार में सब लोग एक जैसे नहीं होते, इसीलिए ये संसार है और सांसारिकता का महत्व है। सब लोग यहाँ बुद्धिमान नहीं होते, कुछ लोग उनमें ऐसे भी होते हैं जो नासमझ होते हैं। यही उद्देश्य और यही भाव इस कविता के इन पंक्तियों में निहित है। मैं और जगह और कहाँ का नाता, इसमें और शब्द की विशेषता भावार्थ के समय बताई थी, लेकिन यहाँ और शब्द की फिर से एक बार विशेषता बताते हैं। एक और का है कि कवि का जो स्वभाव है वो अलग प्रकार का है, उसके लिए और आया है। दूसरा और है संसार के और इसके बीच में जो एक योजक शब्द लगता है और तथा एवं के भावार्थ में वह और है। और तीसरा और आया है वो संसार के स्वभाव के बारे में कहा गया है कि संसार का स्वभाव कवि से के स्वभाव से भिन्न है। तो भिन्नता के अर्थ में और के शाब्दिक अर्थ में दो प्रकार के अर्थ यहाँ पर इस पंक्ति में प्रकट हो रहे हैं। और शब्द की इस विशेषता के कारण इस पंक्ति में यमक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। एक और प्रश्न है, शीतलवाणी में आग के होने का क्या तात्पर्य है? तो इसका बहुत ही सुंदर अर्थ है कि वाणी शीतल जरूर है, लेकिन विचारों में जो ओज है वह बड़ा ही प्रभावशाली है। एक तो अभिप्राय इसका ये निकलता ही है, दूसरा कवि अपनी विरहाग्नि से जल रहा है। कवि के हृदय में जहां प्रेम है अपने साथी के प्रति, वहीं उसके बिछोह की वजह से, वियोग की वजह से उसके हृदय में वह विरहाग्नि को समेटे हुए है। यही इसका तात्पर्य है कि वाणी जरूर शब्दों से शीतल है कवि की, लेकिन वो ऊर्जावान है, उसमें वो क्रांतिकारी है और उसके अंदर दूसरों को प्रभावित करने का की क्षमता है, बड़ी ही ताकतवर है, प्रभावशाली है उसकी वाणी। यही उसमें आग से तात्पर्य है। एक और पहला प्रश्न जो है, कविता एक और जग का जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है, दूसरी ओर मैं कवि न जग का ध्यान किया करता हूँ। ये दोनों आपस में विपरीत लगते। इस कथनों का क्या आशय है? सीधा सा आशय है कि एक और कवि कहता है कि मैं सांसारिक जीवन का उत्तरदायित्व लेकर के तो घूमता ही हूँ, लेकिन इस उत्तरदायित्व के रहते हुए भी मैं दुनिया क्या मुझे कहती है इसकी परवाह नहीं करता, लेकिन मेरे हृदय में दुनिया के प्रति प्रेम है। परवाह नहीं करना और परवाह नहीं करते हुए भी उनके प्रति स्वयं के अंदर स्नेह और प्रेम रखना, ये विपरीत लगते हुए कथनों का तात्पर्य है। तो हमने भावार्थ समझ लिया और सारे प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर ली। और ये जो कविता है, इस कविता में जल्दी जल्दी शब्द जहां जहां आया है वहां पुनरुक्ति प्रकाश है। और इस कविता में उम्मीद की बात कही गई है सभी प्राणियों के लिए, विशेष करके मनुष्य के लिए। तो इस प्रकार से ये कविता प्रेरणादायक कविता है और कवि के जीवन में व्याप्त हताशा निराशा के साथ साथ ही जिंदगी में आशा की किरण भी जगाती है। जो लोग अपने लक्ष्य की ओर जाना चाहते हैं, जीवन में उमंग और उत्साह होना बहुत जरूरी है। इसके बिना हम अपने लक्ष्य पर, अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। इसी के साथ बच्चों,
बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कहानी की व्याख्या कैसी लगी, प्रश्नोत्तर पर चर्चा कैसी लगी, आप जरूर हमें कमेंट्स बॉक्स में दे करके बताएं, अपने सुझाव बताएं। आप और क्या चाहते हैं, आपको कोई कमी लगी है तो हमें जरूर बताएं। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे कि आपके पास निरंतर अच्छे अच्छे वीडियोस जो हम अपलोड करते रहे उसकी सूचना मिलती रहे, और हमें भी पता लगता रहे कि आप हमारे हमारे इस चैनल की सामग्री को कितना पसंद करते हैं। आप अगर इसे सब्सक्राइब करेंगे, बेल बटन दबाएंगे, लाइक करेंगे और अपने सुझाव देंगे तो हमारे मन का उत्साह और बना रहेगा, और निरंतर अच्छी से अच्छी उत्कृष्ट रचनाएं और प्रेरक रचनाएं हम आपकी सेवा में प्रस्तुत करते रहेंगे। एक बार पुनः नमस्ते, धन्यवाद।